गुड इवनिंग। हाँ, क्या था लास्ट टॉपिक, क्या था, कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल 260। चलिए अगला आर्टिकल लिखिएगा, आर्टिकल 266। आर्टिकल 266 अनुच्छेद 266। आर्टिकल 266 अनुच्छेद 266, 266 लिखिए, कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड एंड कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट, एंड पब्लिक अकाउंट, हिंदी में लिखेंगे संचित निधि, संचित निधि और लोक लेखा, कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट। अब संचित निधि और लोक लेखा, अब क्या होता है, किसी चीज का संचय करना, किसी चीज को संचय करना मतलब जैसा नाम से ही आ रहा है कंसोलिडेटेड, इकट्ठा करना किसी चीजों को। अब जो भारतीय आपकी सरकार होगी, इंडियन गवर्नमेंट होगी, वो जो टैक्स वगैरह ले रही है, अभी ये टॉपिक चल रहा है आपका क्या, स्टेट और सेंटर के रिलेशन के बारे में। तो जो आपके भारत सरकार के टैक्स आएंगे, जैसे आप इसको ऐसा समझिए कि आपके घर परिवार में जो कुछ भी सैलरी आती है, आप उसका कुछ ना कुछ क्या करते हैं, कुछ ना कुछ परसेंटेज उसको संचित करते हैं। क्यों? क्योंकि जब जरूरत के समय काम आएगी तो उसे वहां से निकाला जाएगा। तो वही है कि भारत सरकार के जितने भी आपके पैसे आएंगे, अब भारत सरकार को पैसे कैसे आ रहे हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट जो टैक्स अप्लाई कर रही है, जो टैक्स लगा रही है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके लिए जो टोल टैक्स वगैरह लग रहे हैं आपके, या कि प्रोडक्ट में कोई टैक्स लग रहा है, सैलरी में अगर आपको कोई डिडक्शन हो रहा है तो टैक्स लग रहा है, तो ये जो पैसे हैं ये जा कहां रहे हैं, ये भारत सरकार का एक अकाउंट है जिसे कंसोलिडेटेड फंड या कि संचित निधि बोला जा रहा है, उसमें जा रहा है। लिखेंगे इसमें कंसोलिडेटेड फंड में all revenue and debt DEBTS, all revenue and debt DEBTS of the government of the government of the India and the state shall be credited to the consolidated fund of India. This also includes the public account, हिंदी वाले लिखेंगे भारत सरकार और राज्यों के सभी राजस्व ऋण भारत की संचित निधि में जमा होंगे, ये आर्टिकल याद रख लेना, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। भारत की संचित निधि में जमा होंगे, एक प्रकार का क्या है, फंड है आपका जो जहां पे जमा हो रहा है, संचित निधि में जमा होंगे। सार्वजनिक खाते भी इसमें शामिल हैं। यहां पे आपने एक ऋण या लोन वर्ड लिखा है, इसका क्या मतलब है, ये कैसे रिलेटेड होगा कंसोलिडेटेड फंड से? ऋण लिखा है आपने, टैक्स तो समझ में आ गया, ऋण क्या होता है, लोन कैसे आएगा यहां पे, कैसे, एग्जांपल के तौर पे कैसे, भारत सरकार से कौन लोन लेगा फिर? बैंक्स हो गए चीजों को लेके, उससे ज्यादा खास करके जो पड़ोसी कंट्रीज हैं, जरूरी नहीं है पड़ोसी कंट्रीज, जो बाहर की कंट्री हैं वो भी लोन लेती हैं, मतलब भारत सरकार से पैसे लेती है, भारत सरकार उन्हें कुछ ना कुछ मदद करती है, तो वो जो भी इंटरेस्ट वगैरह होंगे, जो भी आएंगे, वो इसी में जाके आपके क्या होंगे, जमा होंगे। ठीक, अगला लिखिएगा उसमें आर्टिकल 267 लिखिएगा उसमें कंटेंजेंसी फंड, CONTINGENCY, कंटेंजेंसी फंड, हिंदी वाले लिखेंगे आकस्मिक निधि, ये लिखा हुआ है आकस्मिक निधि, आकस्मिता निधि या कि आकस्मिक निधि लिख लेंगे।
आकस्मिक निधि, निधि या फंड, इसको आप समझिएगा क्या हो। अब देखिए, जैसा इसका नाम ही पता चल रहा है आकस्मिक, जरूरत के, अब जब भारत सरकार को जरूरत होगी तो भारत सरकार पैसे कहां से निकालेगी, इसी आकस्मिक निधि से निकालेगी। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे ऐसा समझिए कि अब भारत सरकार ने क्या किया कि कहीं पे कहीं आपदा आ गई, हैजार्ड वगैरह आ गई, या कि कुछ ऐसी घटनाएं घट गई, या कि सरकार को ऐसा लगा उसमें अब कि हमारा 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट था लेकिन उसमें 1200 करोड़ खर्च हो रहे हैं, तो जो 200 करोड़ रुपए निकाले जा रहे हैं वो एक प्रकार से कहां से निकाले रहे हैं, यहां से, आकस्मिक से। ठीक, लिखिएगा उसमें अब आकस्मिक निधि में पार्लियामेंट और दी, पार्लियामेंट और ओआर, पार्लियामेंट और दी स्टेट लेजिस्लेटिव, स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट और दी स्टेट लेजिस्लेचर may create, may, may create a contingency fund, a contingency fund to meet, MEET, to meet contingency expenditure, to meet contingency expenditure, हिंदी वाले लिखेंगे उसमें संसद या राज्य विधायिका, संसद या राज्य विधायिका आकस्मिक व्यय के लिए, आकस्मिक मतलब अचानक आ जाना, आकस्मिक व्यय के लिए आकस्मिकता निधि बना सकती है, आकस्मिकता निधि बना सकती है। चलिए अगला आर्टिकल मेंशन करेगा, आर्टिकल 280, 280 लिखेंगे फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, और ये सब फेमस आर्टिकल हैं ये सब, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, आर्टिकल 280, 280, और ये सब इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। 280 वित्त आयोग लिखना चालू करिएगा। आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पावर दी प्रेसिडेंट, अंडरलाइन करना, इम्पावर दी प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के नीचे, इम्पावर दी प्रेसिडेंट टू अपॉइंट फाइनेंस कमीशन, टू अपॉइंट फाइनेंस कमीशन, टू अपॉइंट फाइनेंस कमीशन, टू अपॉइंट फाइनेंस कमीशन 5 ईयर और 5 ईयर और ओवर, 5 ईयर और अर्लियर, 5 ईयर और अर्लियर, फिर बोल रहा हूं, आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पावर द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट फाइनेंस कमीशन 5 ईयर और अर्लियर, हिंदी वाले लिखेंगे अनुच्छेद 280 के तहत, अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति को, अंडरलाइन कर लेना इसके नीचे, अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति को हर 5 साल या उससे पहले, हर 5 साल, 5 ईयर, हर 5 साल या उससे पहले एक वित्त आयोग का गठन, एक वित्त आयोग का गठन करने का अधिकार देता है, करने का अधिकार देता है। अब लिखना है इसका मेन फंक्शन क्या है, अब क्यों बनाया गया ये, इसके काम क्या है, मेन फंक्शन, मेन फंक्शन, गुड इवनिंग भाई, मेन फंक्शन में लिखा डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड एनईटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस, नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, मीजर टू इंक्रीज, अगला पॉइंट, मीजर टू इंक्रीज consolidated fund of, consolidated fund of पंचायत एंड म्युनिसिपालिटीज, पंचायत एंड म्युनिसिपालिटीज
measure to increase the consolidated fund of panchayat and municipalities based on the recommendation of the स्टेट फाइनेंस कमीशन राज्य के, बेस्ड ऑन दी स्टेट, स्टेट राज्य वाला, स्टेट फाइनेंस कमीशन राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर। समझाता हूं थोड़ी देर से, हिंदी में लिखना चालू करेंगे। कार्य, इसके कार्य क्या है उसमें, अब क्या कार्य करेगा आपका ये, केंद्र और राज्यों के बीच करों के, कर मतलब टैक्स, करों के शुद्ध आगमों का वितरण, एक्सप्लेन करता हूं, बिल्कुल परेशान ना हो। शुद्ध आगमों का वितरण, अगला पॉइंट लिखेंगे, राज्य के वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर, राज्य के वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों नगरपालिकाओं के लिए संचित निधि बढ़ाने हेतु उपाय। अब देखिए, सबसे पहले समझिए उसमें ये होता क्या है आपका वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन। नाम से ही पता चल रहा है आपके जो केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार या कि पंचायतों को आपके क्या हो रहे हैं, पैसे दिए जा रहे हैं आपकी। अब भाई वो अपना काम करेगी, कोई भी गवर्नमेंट जब अपना काम कब करेगी, जब उसे क्या होंगे, पैसे मिलेंगे उसमें। अब तो ये जो पैसे होंगे आपके, वो केंद्र और राज्य के बीच जो करों का बंटवारा होगा, जैसे टैक्स लगा मान लीजिए उसमें, अब ये टैक्स अगर कुछ परसेंटेज लग गया है तो वित्त आयोग ही डिसाइड करेगा कि कितना इसका भाग केंद्र को मिलना चाहिए और कितना इसका भाग राज्य सरकार को मिलना चाहिए। दूसरा, अब देखिए एक टेस्ट हो जाए यहां पे, उसमें पंचायतों का कौन सा आर्टिकल वित्त आयोग से रिलेटेड है, पंचायतों में कौन सा आर्टिकल, पंचायतों में और म्युनिसिपैलिटीज में कौन सा आर्टिकल वित्त आयोग से रिलेटेड है, लिखा था ना वहां पे वित्त आयोग, कौन सा आर्टिकल आ गया वो नीचे की लाइन में, उसके वर्क में, उसमें अब लिखा आपने ना भी थोड़ी देर पहले उसमें, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर वित्त आयोग आपके क्या संचित निधि के पैसे बढ़ाने के उपाय कर सकता है पंचायतों और म्युनिसिपैलिटीज के लिए। चलिए अब आर्टिकल बताइए, आर्टिकल कौन सा, ये तो याद है ना कौन सा, स्टार्टिंग क्या है उस आर्टिकल की, 2। ठीक है, चलिए कम से कम ये धन्य है, इतनी याद है कम से कम। हाँ अब बताइए वित्त आयोग कौन सा आर्टिकल उसमें अब था कि नहीं था कहीं पे, कौन सा आर्टिकल था। चलिए जल्दी से कॉपी पलटिए, इतना टाइम नहीं है मेरे पास आज। आई और बस, है ना, तो यही जो वित्त आयोग है आपके, लिखा आपने अभी पंचायतों और म्युनिसिपैलिटीज के लिए लिख लिया आपने, वो वही काम करेगा, ठीक है ना उसमें। चलिए अब इसका कंपोजिशन लिखिएगा, संरचना, क्या संरचना होगी, कमीशन है, कोई भी आयोग है तो इसका कंपोजिशन होता है 1+4, कंपोजिशन हमेशा ऐसा ही लिखा जाता है 1+4। अब मैं 1+4 बताता हूं क्या होता है, पहले लिख लीजिए 1+4 संरचना, लिखेंगे एक अध्यक्ष, एक आपके प्रेसिडेंट होगा, 4 मेंबर होंगे इसमें, अब इस आयोग में इसका कंपोजिशन 1+4 का, एक अध्यक्ष लिख लीजिएगा, एक प्रेसिडेंट और 4 मेंबर। चलिए अब प्रश्न आता है चीजों को लेके, अब सीधे आप लोगों से डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछेगा मैं वो बता रहा हूं, बस हो गया, ठीक है ना उसमें। अब डायरेक्ट पूछेगा आर्टिकल 280 वित्त आयोग का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 280 से। इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चलिए एक चार्ट बनाइए, सिंपल चार्ट, किनारे एक चार्ट बनाइए उसमें चीजों को लेके जल्दी से, ऐसा करके जो भी बनाना है जैसे अपनी कॉपी में बनाना है। आर्टिकल 280 वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280 वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन, अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट, अपॉइंटमेंट नियुक्ति बाय प्रेसिडेंट, एवरी 5 ईयर प्रत्येक 5 वर्ष में, एवरी 5 ईयर प्रत्येक 5 वर्ष में,
कंपोजिशन संरचना लिख देना 1+4। और ये होमवर्क हो गया कि अगर ये अभी अभी को वित्त आयोग का उसमें बना देना, उसमें कौन सा वित्त आयोग, कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है, किस क्रम का, और आपके उसमें उसके अध्यक्ष कौन चल रहे हैं, ये कल लिख के लाना उसमें। अब कौन सा वित्त आयोग चल रहा है अभी फिलहाल, अभी उसमें अब आज के टाइम में 2026 में किस सीक्वेंस का, और ये बताना कल उसके प्रेसिडेंट कौन चल रहे हैं, पूछा गया क्वेश्चन है ये सब उसमें। अब ढूंढ लेना, बिल्कुल मिल जाएगा नेट में। चलिए अगला लिखिएगा, अगली हेडिंग बनाएगा यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्या होती है, पता है किसी कुछ? बताइए जल्दी जल्दी, जिसको जिसको जो जो पता वो बोल ले पहले उसमें। अब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्या होती है? जितनी जानकारी जानते हैं सब बता दीजिए पहले उसमें, फिर आगे बढ़ूंगा। भाई किसी कुछ तो पता होगा कि कुछ पता ही नहीं है यूपीएससी के बारे में। ये एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी। ठीक है, क्या एग्जाम कंडक्ट करा रही है? सिविल सर्विसेज। ठीक है, तो ठीक है, हाँ सीडीएस एनडीएवी आई थिंक। ठीक है, और मेजर आपके सिविल सर्विसेज के एग्जाम में किस पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट करा रही है? आईएएस, और क्या फुल फॉर्म है आईएएस का? इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, हाँ, और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक है उसमें। अब और आईपीएस? इंडियन पब्लिक सर्विस, बहुत बढ़िया। और इंडियन पुलिस सर्विस। आईएफएस? और इंडियन फॉरेन सर्विस, और एक और होती है आईएफएस, क्या होती है? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक, मेजर रूप से आपकी एक बॉडी है आपका जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है देश के पब्लिक जितने सर्वेंट हैं उनके लिए, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान में जो है आपके अनुच्छेद आर्टिकल 315 से लेके 315 से लेके 323 तक ये आपके यूपीएससी की बात करता है। अब बात कर रहा है यूपीएससी की, तो यूपीएससी की आपकी नियुक्ति कौन, आपको याद होगा इनके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट की। इनके प्रेसिडेंट की नियुक्ति कौन करता है यूपीएससी के अध्यक्ष की और सदस्यों की? किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा उसमें, ठीक है ना। जितने भी काम होंगे नियुक्ति वाले अधिकतर राष्ट्रपति करता है यूपीएससी द्वारा। अब इन्हीं के अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होगी, इनका कार्यकाल कितना होगा उसमें। अब दूसरे बात ये आपके क्या होंगे, नियुक्त होंगे तो दोबारा हो सकते कि नहीं, ये जितनी चीजें हैं ये आर्टिकल 315 से लेकर 323 में लिखी गई है उसमें, ठीक है ना। कौन चल रहा है इस समय यूपीएससी अध्यक्ष? यूपीएससी का अध्यक्ष इस समय कौन चल रहा है? कौन? श्योर है आप? अजय कुमार चल रहे हैं, श्योर है? चलिए बढ़िया है उसमें। अब जितना मुझे आइडिया होने तो नहीं चाहिए लेकिन हो भी सकते हैं उसमें। कब बने हैं ये? हाँ लेटेस्ट, लेकिन आई नहीं न्यूज में ऐसा। चलिए देख लिया जाएगा उसमें, ठीक है ना। इस कौन? नहीं, बिल्कुल नहीं, यूपीएससी अध्यक्ष नहीं रही होंगी ये उसमें। अब चलिए चेक कर लीजिएगा, है ना। इसको भी अब आर्टिकल मेंशन करेगा, आर्टिकल 315 अनुच्छेद 315 लिखिएगा। अनुच्छेद 315 में उसमें अब आर्टिकल पहले तो ये लिखेगा यूपीएससी, लिखेगा यूपीएससी, यूपीएससी ऐसा मेंशन कर दीजिए कि आर्टिकल 315 टू 323, आर्टिकल 315 टू 323 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हिंदी वाले लिखेंगे अनुच्छेद 315 से 323 तक, या कि 323 का, अनुच्छेद 315 से 323 का संबंध संघ लोक सेवा आयोग, हिंदी भी लिख लेना और यूपीएससी भी लिख लेना, संघ लोक सेवा आयोग से है, संघ लोक सेवा आयोग से है। चलिए अब लिखना चालू करिएगा उसमें। अब आर्टिकल 315 315 अनुच्छेद 315 लिखिएगा उसमें, प्रोवाइड्स फॉर दी establishment, provides for the establishment of a public service commission, of a public service commission
फॉर द यूनियन एंड वन फॉर ईच स्टेट को, यानी एंड वन फॉर ईच स्टेट। हिंदी वाले लिखेंगे अनुच्छेद 315 संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग, संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग की, संघ के लिए लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। अब बात आ गई, इसमें आपने एक पॉइंट लिखा, क्या आपने उसमें प्रत्येक देश के लिए, तो देश के लिए तो यूपीएससी होगी, तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा ही चलता है उसमें। अब यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन राज्य के लिए, और जनरली आजकल एक जेपीएससी भी आता है, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, लेकिन मेजर इन्हीं दोनों समझिए बस, हो गया, ठीक है ना। तो आर्टिकल 315 जो है वो डील कर रहा है दोनों के लिए, किसके लिए, यूपीएससी के लिए भी कर रहा है और आपके स्टेट पीएससी के लिए भी कर रहा है, जो आपके राज्यों में होंगे, प्रत्येक राज्य में, जैसे महाराष्ट्र में होगी, मध्य प्रदेश में होगी, गुजरात में होगी, तो अब वो नाम कैसे अलग होंगे, जैसे एमपी वाले का नाम क्या होगा, एमपी पीएससी होगा उसमें, अब ठीक है ना। अब गुजरात वाले का जीपीएससी हो जाएगा, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपी वाले का जनरली नाम यूपी पीसीएस है, तो ऐसे नाम चलेंगे हर स्टेट के लिए, ठीक है ना उसमें। तो ये आर्टिकल 315 बताएगा। अगला लिखेंगे आर्टिकल 316 अनुच्छेद 316, लिखेंगे उसमें अनुच्छेद 316 में डील्स विथ दी अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर, अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर, कोष्टक में लिखना। अब इनकी मतलब अवधि कितनी होगी, ऑफिस ऑफ मेंबर लिखेंगे कोष्टक में, उसमें 6 ईयर और 65 ईयर्स, 6 ईयर और 65 ईयर, ऐसा 6/65 ऐसा हमेशा लिखा जाता है। और जनरली लिख लेना स्टेट पीसीएस के लिए 6/62, स्टेट और हर राज्य की अलग अलग है, इसलिए बहुत जनरली जो आपकी मेंशन होगी वो यही मेंशन होगी, लेकिन ये अलग अलग चलती है, ठीक है ना, ये यूपीएससी की है। हिंदी वाले लिखेंगे पहले, फिर एक्सप्लेन करता है इन दो पॉइंटों को। हिंदी वाले लिखेंगे उसमें अनुच्छेद 316 में मेंशन करेंगे, उसमें सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल की, सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल की सेवा शर्त, या कार्यकाल से संबंधित, अब बस यही चार्ट बना लेना उसमें। अब यूपीएससी के लिए ये और एसपीएससी के लिए ये स्टेट पब्लिक, और ये चेंज होते रहती है, हर स्टेट का अलग अलग है, ठीक है ना उसमें। अब जनरलाइज वे में बता रहा हूं, अब ये लिख लिया, अब ये क्या है ये समझिए उसमें। अब जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति आपका क्या होता है, यहां पे जाके यूपीएससी का मेंबर बनना चाहता है, समझिएगा बात को। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर में आपने क्या लिखा, वो 6 वर्ष तक रह सकता है या कि 65 वर्ष तक रह सकता है। बात समझ में आ रही कैसे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा समझिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके बना 50 वर्ष की एज में बना, तो वो 6 वर्ष बाद रिटायर हो जाएगा, मतलब कब आपके 56 वर्ष में रिटायर हो जाएगा। अब लेकिन अगर कोई 65 और एज होती है ना, एज का पता, रिटायरमेंट का तो पता है ना उसमें एज वाला, अगर वो 65 साल का हो गया तब भी वो रिटायर हो जाएगा, या कि वो 6 साल तक पद पे रह सकता है या कि 65 वर्ष तक। ये आपका हो गया यूपीएससी के लिए। स्टेट पीएससी के लिए 6 वर्ष तक या कि 62 वर्ष तक। क्लियर है, क्लियर हो गया, किसी को डाउट है इसमें, अभी भी नहीं क्लियर हो रहा होगा तो इसमें क्लियर, 6 वर्ष तक या कि 65, 6 या 62, ठीक। अगला आर्टिकल लिखेंगे आर्टिकल 317 लिखेंगे उसमें आउटलाइन द रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ ए मेंबर, आउटलाइन एंड रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ ए मेंबर ऑफ ए पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑफ ए पब्लिक सर्विस कमीशन। हिंदी वाले मेंशन कर दें उसे, लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को, लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाने और निलंबित करने के लिए,
हटाने या निलंबित करने की, हटाने या निलंबित करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है, प्रक्रिया का वर्णन करता है। ठीक, अब इनको हटाया कैसे जाएगा वो इसके बारे में बताया गया है। बड़ी लंबी प्रक्रिया है बाई चांस आपके उसमें, ठीक है ना, वो थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं उसमें। अगला पॉइंट लिखेंगे आर्टिकल 318, फिर से रिपीट कर दूं उसमें, अब लिखिएगा उसमें, अब आर्टिकल कौन सा था ये, 317 उसमें, ठीक है ना, लिखिएगा उसमें अब आउटलाइन द रिमूवल एंड सस्पेंशन, आउटलाइन द रिमूवल एंड सस्पेंशन of a member of a member of a public service commission, of a member of a public service commission। अगला आर्टिकल मेंशन करेंगे आर्टिकल 318 318, लिखिएगा एम्पावर दी प्रेसिडेंट, एम्पावर दी प्रेसिडेंट ऑब्लिक करके गवर्नर, प्रेसिडेंट और गवर्नर, एम्पावर दी प्रेसिडेंट ऑब्लिक गवर्नर टू मेक रेगुलेशन, टू मेक रेगुलेशन रिगार्डिंग दी, रिगार्डिंग दी कंडीशन ऑफ, रिगार्डिंग दी कंडीशन ऑफ सर्विस फॉर मेंबर, regarding the condition of service for member and staff, member and staff हिंदी वाले मेंशन करेंगे उसमें आर्टिकल 318 में राष्ट्रपति ऑब्लिक राज्यपाल, राष्ट्रपति राज्यपाल को सदस्यों और कर्मचारियों के, सदस्यों और कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तों, के लिए सेवा शर्तों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देता है, के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देता है। अब राज्यपाल क्या करेगा, राष्ट्रपति जो है इनके आपके यूपीएससी के मेंबरों के लिए नियम बनाएगा कि इनका कार्य सेवा शर्तें कैसी होंगी इनका, ठीक है ना, और राज्यपाल स्टेट पीसीएस के लिए करेगा कि कैसे इनकी सेवा शर्तें होंगी, कैसे वर्किंग होगी इनकी, ठीक है ना। चलिए अगला लिखेगा आर्टिकल 319 319, 319 में मेंशन करेगा प्रोहिबिट्स, प्रतिबंधित, प्रोहिबिट्स फॉर्मर मेंबर ऑफ पीसीएस, प्रोहिबिट्स former member of PCS from holding certain offices after ceasing to be member, after ceasing, CEA वाला, after ceasing to be member, फिर बोल रहा हूं उसमें prohibits former member of PCS from holding certain offices, from holding certain offices after ceasing to be member, to be member हिंदी वाले मेंशन करेंगे अनुच्छेद 319 के तहत, अनुच्छेद 319 के तहत पीसीएस के पूर्व, पीसीएस मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन, पीसीएस के पूर्व सदस्यों को सदस्यता समाप्त होने के बाद, पीसीएस के पूर्व सदस्यों को सदस्यता समाप्त होने के बाद कुछ पदों पर आसीन होने से, कुछ पदों पर आसीन बैठने से, कुछ पदों पर आसीन होने से, आसीन या बैठने से प्रतिबंधित करता है, प्रतिबंधित करता है। अब देखिए प्रतिबंधित करता है, अब क्या हुआ कि कोई आपका पूर्व, आपका फॉर्मर आपका मेंबर रहा है, अब वही जज वाली कंडीशन की ये भी भाई साहब रिटायरमेंट हुए, रिटायरमेंट के बाद कोई ना कोई पद बिल्कुल नहीं ले सकते आपने, रिटायरमेंट के बाद आप कोई ना कोई, अच्छा ये मेंबर बैठते कैसे हैं, कुछ समझ में आ रहा है ये मेंबर करते क्या है बैठ के, क्या कर रहे हैं उसमें, अब चाय नाश्ता चल रहा है, क्या चल रहा है, ये क्या कर रहे हैं, ये सदस्य कर क्या रहे हैं भाई, ये बार बार आप सदस्य और अध्यक्ष लिखे जा रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं, क्या काम करते हैं ये,
हाँ, क्या काम करते हैं ये? क्या वहां पार्टी चल रही क्या उसमें बैठ के अंदर? उसमें अब कोल्ड ड्रिंक मंगाया जा रहा है, बढ़िया। कर क्या रहे हैं? भारत सरकार इनको क्यों नियुक्त करे भाई? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्या कर रही है ये? कभी भी आपने इंटरव्यू पैनल देखा है यूट्यूब वगैरह में? उसमें अब जो अंदर बैठे रहते हैं, एक अध्यक्ष भाई साहब बैठे रहेंगे बीच में, 4 लोग घेर के बैठे रहेंगे उसमें। अब 12th फेल तो सबने देख ली होगी कि नहीं देखी है? 12th फेल के अलावा भी चलिए और एग्जाम्पल देता हूं चीजों के लिए लेके। उसमें अब एक मूवी आई थी, उसमें नील बटे सन्नाटा, देखिए किसी ने? स्वरा भास्कर की। स्वरा भास्कर की लड़की जाके आपकी आईएएस बनती है अंतिम में जाके। तो ये एक्चुअल में मीनिंग कहने का मतलब है कि जो इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाते हैं, यूट्यूब में से इंटरव्यू आपने देखे होंगे, लेकिन वो इंटरव्यू नहीं है, ये मॉक इंटरव्यू कहलाते हैं, है ना? ओरिजिनल वालों के वीडियो फुटेज नहीं आते हैं बस। लेकिन ऐसा सेम पुल ही है, एक बॉडी रहेगी आपकी जो बैठी रहेगी आपके सेंटर में, आपके अध्यक्ष रहेंगे उसमें अब, और बाकी मेंबर रहते हैं चीजों को लेके। तो ये बोर्ड बनता है। जैसे मान लीजिए चीजों को लेके एग्जांपल के तौर में, जैसे क्या होता है, अब आपने एग्जांपल के तौर में 1+5 लिखा उसमें अब, तो एक आपका क्या हो गया यहां पे? अध्यक्ष हो गए, 5 आपके मेंबर हो गए। आप समझिएगा बोर्ड बनेगा। जैसे मान लीजिए अब आप सब ने क्या हुआ, पीएससी का या कि यूपीएससी का प्रीलिम्स निकाल लिया, मेंस निकाल लिया, अब आपके इंटरव्यू की बारी आई। तो जब इंटरव्यू की बारी आई तब जनरली ये आता है कि इस व्यक्ति का बोर्ड में मेरा इंटरव्यू है। जैसे अब यहां पे कितने मेंबर हो गए टोटल? 6। अरे मैडम 6 हो गए, ठीक है ना? उसमें अब ये अब 6 हो गए उसमें। अब एक प्रेसिडेंट 5 मेंबर, 6 लोग का बोर्ड बन गया। अब जैसे ही बोर्ड बना था, इन 6 के नाम रहेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे मान लीजिए चीजों को लेके मैं बोल दिया यहां पे उसमें, अब इसमें कि कुछ भी नाम लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए अब राम का बोर्ड, उसमें अब राम जो है अध्यक्ष चल रहे हैं एग्जाम्पल के तौर में, या कि एक कोई पर्सन अध्यक्ष चल रहा है। अब मैडम गई इंटरव्यू देने के लिए, तो ये घर से नहीं पता चल जाएगा कि इनका बोर्ड कौन सा है, इनको वहां जाके पता चलेगा कि इस बोर्ड में मेरा इंटरव्यू है। तो जैसे ही गई तो क्या होगा, जिस बोर्ड का आपका मतलब बोर्ड का जो हेड होगा वो इन 6 में से कोई होगा, वो जो अकेले बैठा रहेगा सेंटर में, और उसके अगल बगल जो होंगे वो अगल बगल कौन होंगे? अगल बगल होंगे आपके जैसे किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो गए, या कि कोई आपके सदस्य हो गया किसी का आपको उसमें, ऐसे कई ज्ञात आपके मतलब कहने का मतलब जो नॉलेजेबल पर्सन होंगे वो बैठे होंगे और वो आपका इंटरव्यू लेंगे। अब जैसे मान लीजिए मैडम का बोर्ड फंस गया अध्यक्ष वाले में एग्जाम्पल के तौर में, ये कहीं देने के लिए, तो इनका फंस गया, ये मैं लिख रहा हूं चीजों को लेकर 1+2+3+4+5, ये लोगों को मैंने लिख दिया उसमें। अब ये देने गई, इनका इस बोर्ड में फंस गया, आप देने गई, इनका दूसरे नंबर बोर्ड में फंस गया। तो ये बोर्ड वाले व्यक्ति जो होंगे ये हेड होंगे, लेकिन इनके साथ नॉलेजेबल पर्सन बैठे होंगे जो आपका इंटरव्यू क्या करेंगे वहां पे लेंगे। इसीलिए जनरली ये बोला जाता है कि वहां पे हमारा ये बोर्ड फंसा हुआ है उसमें। अब और ऐसा एक नॉर्मल चीजों को लेकर बोला जाता है, ऐसा होता तो पॉसिबल नहीं है, डिपेंड करता है। कभी कभार ऐसा बोला जाता है कि कभी कभार क्या होता है कि अगर अध्यक्ष का बोर्ड फंस गया है तो अध्यक्ष के बोर्ड से नंबर ले जाना बड़ा कठिन होता है मतलब इंटरव्यू में। ये खैर एक कल्पना है, कपोल कल्पना वाली कहानी है, इसे बहुत सत्यता नहीं है, लेकिन जो लोग दे के आते हैं वो ऐसा बताते हैं कि अगर अध्यक्ष का बोर्ड फंस गया है तो वहां से नंबर ले जाना, फिर वो आपसे वही प्रश्न पूछना चालू करेगा। आपका एक डेफ रखा होगा उसमें। अब डेफ का फाइल मतलब होता है आपके पूरा विवरण होगा, व्यक्तिगत विवरण, आपने स्कूलिंग कहां से की, आपके कितने परसेंटेज है, आपने क्या पढ़ा, आपकी हॉबी क्या है, फिर वो उससे रिलेटेड आपके डेफ से क्वेश्चन पूछना चालू करेगा उसमें। आपके बताइए आप क्या है, ये काम है इनका। तो एक तो ये काम हो गया इंटरव्यू लेना। दूसरा, ये लोग जनरली क्या करते हैं, जो आपके सिलेबस होता है भाई उसका, अब कोई भी एग्जाम आप देंगे, पीसीएस का एग्जाम या कि कोई भी, तो उसका एक सिलेबस होगा, उस सिलेबसों के बारे में बताना, एग्जाम कब कराना है उसके बारे में बताना, रिजल्ट डिक्लेयर करना, ये सब काम किसके हैं? ये सब इनके काम है उसमें। अब और जा जाके फिर आपको क्या करेंगे, फिर आपको कैडर अलॉट होते हैं उसमें। अब आईएएस और आईपीएस को कैडर मिलते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि किसी व्यक्ति को कभी भी आप जब न्यूज पढ़ेंगे तो जब भी एक आईएएस या आईपीएस का नाम आएगा वो ऐसा ही लिखा आएगा कि फला बैच के आईपीएस कैडर यहां की। जैसे ऐसा लिखा जाएगा, मान लीजिए किसी के अगर कोई पद मिला या कि किसी ने कोई आईएएस आईपीएस ने बड़ा काम कर दिया, तो लिखा आ जाएगा 1983 बैच के कैडर ऑफिसर फला फला, ये उसमें। अब तब समझ जाइएगा कि उन्होंने 1983 के बैच में यूपीएससी निकाला था और उनके जो कैडर मिला था, कैडर हमेशा फर्स्ट कैडर होता है, जैसे वो लिखा आ जाएगा, मान लीजिए लिखा है 1983 के बैच के ये कैडर, मतलब 1983 बैच के तमिलनाडु कैडर के आपकी आईएएस,
तो समझ जाइएगा कि उन्होंने 1983 बैच का जो है यूपीएससी एग्जाम निकाला था और उनको जो पहला कैडर मिला था, पहला राज्य मिला था, वो तमिलनाडु आपका राज्य मिला था और तमिलनाडु के किसी जिले में वो जाके पदस्थ हुए थे। ये ऐसा लिखा आता है, इसलिए वो कैडर लिखा आता है उसमें अब, ठीक है ना। वो है, ये जितने भी एग्जाम है वो आपके यही सब कंडक्ट कराएंगे और इसके बाद फिर आपके आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आपके आईआरएस सब बनते हैं फिर उसमें, ठीक। ये काम है उनका, बस समझ में आ गया ये काम क्या कर रहे हैं उसमें। चलिए अगला लिखिएगा उसमें आर्टिकल 320, आर्टिकल 320 लिखिएगा, स्पेसिफाई दी फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन इंक्लूडिंग कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, इंक्लूडिंग कंडक्टिंग एग्जामिनेशन for appointment to services from for appointment to services, specify the function of public service commission including conducting examination for appointment to services, for appointment to services। हिंदी वाले लिखेंगे आर्टिकल 320 लोक सेवा आयोग के कार्यों को, लोक सेवा आयोग के कार्यों को निर्दिष्ट करता है या कि बताता है, लोक सेवा आयोग के कार्यों को बताता है जिसमें सेवाओं में नियुक्ति के लिए, अब ये सेवा मतलब घर वाली सेवा नहीं है उसमें, जिसमें सेवाओं की नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित करना शामिल है, परीक्षा आयोजित करना शामिल है। चलिए क्वेश्चन और हो जाए फिर। अब अंग्रेजों के समय क्या एज थी इसकी, अंग्रेजों के समय क्या एज थी इस परीक्षा की, मैक्सिमम क्या एज थी, गलत। और 19 से 21 की 21 से 19, 19 किसने की थी और 21 किसने की थी, 19 किसने की थी और 21 किसने की थी, बताइए। इतिहास का भी एक बार टेस्ट हो जाए, हिस्ट्री का। हाँ, किसने 19 करी थी, किसने 21 करी थी। चलिए बहुत बढ़िया है ना, घर जाके देख लेना, लिपन और रिटर्न रहे हैं, बस हो गया। चलिए अगला लिखेगा आर्टिकल 321, आर्टिकल 321 लिखेगा, empower the legislature to extend the function of the public service commission, empower the legislature to extend the function of the public service commission। हिंदी वाले लिखेंगे, विधायिका को मतलब संसद को, विधायिका को लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तार करने का अधिकार देता है। विधायिका को लोक सेवा आयोग के कार्यों के, लोक सेवा आयोग के कार्यों के विस्तार करने का अधिकार देता है, को विस्तार करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 322 अनुच्छेद 322 लिखेंगे उसमें, अब स्पेसिफाई दैट दी एक्सपेंसेस, खर्चे, स्पेसिफाई that the expenses of the public service commission, are charged to consolidated fund, of India, or the state
चलिए हिंदी वाले लिख लेंगे उसमें आर्टिकल 322 में। इसमें बताया गया है कि लोक सेवा आयोग के व्यय, व्यय मतलब खर्चे, लोक सेवा आयोग के व्यय भारत या राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, भारत या राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। अब इनके खर्चे क्या होंगे, इनके खर्चे आपके कहां से निकाले जाएंगे, कंसोलिडेटेड फंड से, आपके जो वहां से होंगे। अब ये भाई जो सैलरी होगी, वेतन होगी, ये सब वहां से निकलेगी। ठीक, चलिए अगला आर्टिकल मेंशन किया, आर्टिकल 323, 323 लिखेंगे उसमें। अब 323 में रिक्वायर द यूपीएससी टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट टू दी प्रेसिडेंट एंड स्टेट पीसीएस टू सबमिट रिपोर्ट टू दी गवर्नर, फिर बोल दे रहा हूं आपसे, रिक्वायर द यूपीएससी टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट टू दी प्रेसिडेंट एंड स्टेट पीसीएस टू सबमिट रिपोर्ट टू दी गवर्नर। हिंदी वाले लिखें, संघ लोक सेवा आयोग राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपता है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपता है। अब भाई एक जो भी आपके ये बनाएंगे एनुअल रिपोर्ट, तो आपके ये सौंपेंगे किसे, आपके राष्ट्रपति को यूपीएससी वाले, और राज्य वाले किसे सौंपेंगे, गवर्नर को। ठीक है ना। और ये दोनों फिर क्या रखेंगे, ये दोनों आपको सदन के पटल में रखते हैं, वो आगे की चीज अलग है। चलिए अब आर्टिकल बताता हूं उसमें। अब चलिए चार्ट बनाइएगा उसमें चीजों को लेकर, मेंशन करना चालू करिएगा। अनुच्छेद 315 शॉर्ट ट्रिक में, हाँ क्या बोल रहा है 315 में सिंपल लिख दीजिए चीजों को लेकर, यूपीएससी एसपीएससी, डायरेक्ट एक शॉर्ट ट्रिक बनाइए, यूपीएससी एसपीएससी। चलिए अगला आर्टिकल लिखेगा 316 नियुक्ति। अब ये जान लेना, इतनी बुद्धि भिड़ा लेना चीजों को लेकर कि नियुक्ति यहां पे राष्ट्रपति की ना करा देना। तो पता चला नियुक्ति लिख दी है तो अब राष्ट्रपति की बना दी है उसमें। अब किसकी, उनके सदस्यों की। ठीक, नियुक्ति अपॉइंटमेंट। अगला लिख लेना उसमें 317 हटाना, रिमूवल। इंग्लिश वाले यहां पे अपॉइंटमेंट लिख लें और हिंदी वाले यहां पे आपका लिख लें नियुक्ति, और हटाना रिमूवल, हटाना लिख दें, बस हो गया उसमें। अब अगला लिखेंगे 318 उसमें, अब सेवा शर्तें। इंग्लिश वालों ने क्या लिखा है इस आर्टिकल को, 318 को क्या मेंशन किया है, कंडीशन ऑफ सर्विस डाल दीजिए, कंडीशन ऑफ सर्विस। अगला लिखेंगे 319 पदों पर पुनः, या कि लिख दीजिएगा उसमें हिंदी वाले लिख दें पुनः पद प्राप्ति पर प्रतिबंध, या कि ऐसा लिख दो उसमें अब पुनः पद पर नियुक्ति से संबंधित, ऐसा डाल दें, जो भी लिखना अपने हिसाब से बना दें उसको। और इंग्लिश वाले लिख दें उसमें कि दोबारा अपॉइंट, मतलब क्या होता है उस पद में जाने के बाद आपके दूसरे कार्यों में नहीं जा सकते उसे। अब वो जैसा बन रहा हो तो हिंदी वाले तो ऐसा बना दें उसमें अब कि नियुक्ति के बाद, शॉर्ट ट्रिक बना दें, नियुक्ति के बाद, इंग्लिश वाले को बोल दे रहा हूं, नियुक्ति के बाद कुछ पद पर ना बैठ पाना, या कि नियुक्ति से ज्यादा आप रिटायरमेंट लिखें उसमें। अब सेवानिवृत्त या रिटायरमेंट, नियुक्ति से ज्यादा रिटायरमेंट डाल दें। जहां पे आपने नियुक्ति लिखी है, रिटायरमेंट के बाद कुछ पद पर ना बैठ पाना, रिटायरमेंट के बाद
कुछ पद पर ना बैठ पाना। इंग्लिश वाले उससे मेंशन कर लें, नॉट होल्डिंग एनी पोजीशन, नॉट होल्डिंग एनी पोजीशन आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट, नॉट होल्डिंग एनी पोजीशन आफ्टर रिटायरमेंट। चलिए 320 लिखिएगा उसमें, अब 320 में लिख लीजिएगा उसमें अब कार्य, वर्क, सीधा कार्य डालिए, कार्य, वर्किंग इनकी, ठीक है ना। 321 डालिए, 321 कार्यों को विस्तारित कर, संसद की शक्ति, संसद की शक्ति, पार्लियामेंट पावर, संसद की शक्ति, कार्य विस्तार से, कार्य विस्तार से, हिंदी वाले लिख लेंगे उसमें पार्लियामेंट पावर टू स्पेसिफाई वर्क, टू स्पेसिफाई वर्क, थ्री 322 लिख लीजिएगा खर्चे, सीधा व्यय, एक्सपेंसेस, खर्चे 322, और 323 लिख लेना रिपोर्ट, 323 में लिख लेना रिपोर्ट। लिख लिया, क्लियर हो गया। अब इसी हिसाब से अपने हिसाब से अब देख लेना उसमें यार। अब इतना तो शॉर्ट ट्रिक पे फंसा ही देगा चीजों को लेके कि वो पूछेगा यूपीएससी के खर्चे किस में है, यूपीएससी के रिपोर्ट किस में है, सेवा शर्तें किस में है, आपके नियुक्ति किस में होती है, कब किस में, बस हो गया शॉर्ट ट्रिक में, ठीक है ना। लंबा लंबा मत जानो चीजों के लिए, लेकिन इतना याद कर लेना। चलिए अगला लिखिएगा उसमें आर्टिकल 324, आर्टिकल 3 या कि आर्टिकल 324 से पहले हेडिंग बनाइएगा उसमें इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग। हाँ बताइए, जो जान रहा है जानकारी जितनी जान रहा है बता लीजिए पहले। इलेक्शन कमीशन क्या है, क्या करता है, किसी को अगर स्थापना वगैरह अगर याद हो तो बता दी, कब बना है, कब हुआ है, उसमें कौन चल रहा है इस समय, इलेक्शन कमीशन का हेड कौन चल रहा है, मतलब सीईसी कौन चल रहा है, चीफ इलेक्शन ऑफिसर कौन चल रहे हैं उसमें अब। चलिए बताना चालू करिए, बता लीजिए 10 सेकंड में, जो जो जान रहा है पहले जल्दी जल्दी बता दीजिए, फिर मैं चालू हूं फिर अब। हाँ क्या करता है इलेक्शन कमीशन, किसके, कितने प्रकार के इलेक्शन कमीशन होते हैं, किसके किसके चुनाव करता है, कितने कितने प्रकार के होते हैं, कैसा चुनाव होता है, हाँ बताइए। सबसे पहले तो ये बताइए चुनाव किसके होते हैं, किसके किसके चुनाव होते हैं, किसके चुनाव होते हैं, ठीक है, और विधान परिषद के, हाँ ठीक है चलेगा, और ठीक है, और अरे मैडम हाँ ठीक है, पार्षद होता है, हाँ चलिए ठीक है, और किसके चुनाव होते हैं, ठीक है, और एक्चुअल में 3 प्रकार के आपके चुनाव होते हैं, जो आपके होते तो 5 लोगों के हैं जनरली, लेकिन 3 लोगों के चुनाव होते हैं, और मैं 5 चुनाव के अलावा 6वां चुनाव आप बता नहीं पाएंगे उसमें। अब देखिए सबसे पहला इलेक्शन होता है आपके राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का, क्लियर, पहला। दूसरा वाइस प्रेसिडेंट का, क्लियर है, उपराष्ट्रपति का। तीसरा है आपके लोकसभा, क्लियर है। चौथा आपके राज्यसभा, क्लियर। पांचवा राज्यों की विधानसभाएं, मतलब स्टेट के आपके जितने राज्य की। छठवां आपका लोकल बॉडीज, मतलब पंचायती राज और नगर पालिका। इसके अलावा कोई चुनाव है क्या, और किसी के मन में आ रहा हो कोई चुनाव हो रहा हो, जजों का भी चुनाव होता है क्या कहीं उसमें अब, हाँ कि कहीं चुनाव हो रहा हो, जजों का कहीं चुनाव चल रहा हो, बिल्कुल भी नहीं, इसके अलावा कोई चुनाव नहीं है। अब समझ में आ गई बात उसमें। अब बाकियों की फिर नियुक्तियां होती हैं, अपॉइंटमेंट होंगे, इलेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। तो मेंशन कर देना कहीं, यही पता चला पूछ ले उसमें। अब इलेक्शन कंडक्ट इंडिया लिख लेना, पहले बना देना भारत में निर्वाचन, इलेक्शन कंडक्ट इंडिया। सबसे पहले लिखना प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट भारत में चुनाव किसके किसके हो रहे हैं, प्रेसिडेंट। देखिए थोड़ा सा ले लिया जाए मजा उसमें। अब हाँ राष्ट्रपति का इलेक्शन कौन सा आर्टिकल, राष्ट्रपति का इलेक्शन, राष्ट्रपति का चुनाव कौन सा आर्टिकल, लगा लीजिए तुक्का एक बार। है किसके बीच में, कम से कम यही बता दीजिए किसके किसके बीच में है, मतलब कौन सा आर्टिकल है, मतलब किसके के, वो 10 के आंकड़े में खेलिए। चलिए 10 के आंकड़े में बताइए किसके बीच में होगा जरूर,
कौन सा आंकड़ा है वो 10 का? भाई लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे तो 10 का आंकड़ा बता दीजिए। इस 10 के बीच में ही होना चाहिए। राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? 52। और कोई? 52 से ठीक है। और कहां तक है फिर इलेक्शन किस में है उसमें उनका? तुक्का लगा रही हैं उसमें। और चलिए बहुत बढ़िया, लिखिएगा वाइस प्रेसिडेंट। भाई अपना अपना स्तर देखते चलना अगर किसी का, क्योंकि पॉलिटी लगभग आर्टिकल 315 320 तक आ चुकी है और मैं ये आर्टिकल आप लोगों से बात कर रहा हूं आर्टिकल 53 से लेके 61 तक के आर्टिकल की, और आज आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं 324। मतलब आप समझ रहे हैं चीजों के लिए लेके। अगर आप पर डे भी 5 आर्टिकल याद किए होते तो कम से कम 10-15 तो पॉलिटी की क्लास 10 तो लग गई होंगी मेरे हिसाब से। 10 क्लास लग गई होंगी उसमें, ठीक है ना। अगर आप 5 आर्टिकल भी याद किए होते तो 15 हम 50 हो गए होते अभी तक भी उसमें। अब इसीलिए बोलो कि अपना अपना स्तर एक बार चेक करते रहना उसमें। अब और आप बात कर रहे हैं आर्टिकल 243 के ए से जेड की याद करने की। एक आर्टिकल तो याद नहीं हो रहा अभी उसमें प्रेसिडेंट का। मैं बार बार बोल रहा हूं घर जाके एक एक दिन का भी टारगेट अगर आपने बनाया होता कि आज सिर्फ मुझे फंडामेंटल राइट्स याद करना है, कल मुझे डीपीएसपी याद करना है, कल की डेट में मुझे राष्ट्रपति याद करना है, कल की डेट में वाइस प्रेसिडेंट याद करना है, तब भी एक वीक में 4 टारगेट भी लेके चलेंगे तब भी आज आपको याद हो गया होता सीधे उसमें। अब मैं बार बार बोल रहा हूं अगर आर्टिकल नहीं याद हो रहा तो पॉलिटी पढ़ के चीजों को लेके कॉपी में जाके कॉपी कहीं फेंक दीजिएगा, कोई मतलब नहीं है। अब तो क्लास उस स्टेज में आगे के 3 दिन में मैं पॉलिटी समाप्त कर दूंगा। और मैं बार बार इसके पहले मैं बोल चुका, अभी भी कोई डाउट हो तो पूछते रहो। अभी यहां तक इस स्टेज में क्लास आ गई कि अगर मैंने बोला राष्ट्रपति के इलेक्शन तो आप आगे पीछे के आर्टिकल बताइए और पूरा उसका खाका खोल दीजिए। फिर राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है, एकल संक्रमण की पद्धति होती है आपके उसमें। अब अच्छा इसके अंतर्गत है, अच्छा सर आपने ये पूछा है लेकिन आर्टिकल तो ये भी बोल रहा है उसमें कि राष्ट्रपति के पद के बाद किसमें उसकी फिर से नियुक्ति हो जाएगी। और सर ये आर्टिकल अगर ये बोल रहा है तो वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल फिर ये बोल रहा है इलेक्शन का उसमें। अब क्योंकि स्थिति मैं बार बार बोल रहा हूं अपनी अपनी देखते चलना उसमें। अब जैसे आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 43 क्या है, आर्टिकल 43 क्या है, ठीक है उसमें। और बाकी वो किसी को याद है और कुछ भी? आर्टिकल 41, आर्टिकल 41 क्या है उसमें? अब देख लीजिए आर्टिकल 27, आर्टिकल 27 क्या बात कर रहा है? अब देख लीजिए मैं बार बार बोल रहा हूं चीजों के लिए कि भाई इसीलिए अपना अपना स्तर चेक करते रहना। चलिए लिखिएगा उसमें, लिख लिया आपने प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट। अगला लिखेंगे लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन। अगला लिखना राज्यसभा इलेक्शन। अगला लिख लेना विधानसभा, स्टेट विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शन, राज्यों की विधानसभा। म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायती राज इलेक्शन, लोकल बॉडीज इलेक्शन, लोकल बॉडीज पंचायती राज और नगर पालिका। हिंदी वाले लिख लें पंचायती राज नगर पालिका, इंग्लिश वाले पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटीज इलेक्शन। चलिए अब लिखना चालू करिएगा। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई कोष्टक मेंशन कर देना, पता चला ईसीआई पूछ ले वही नहीं पता। ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फुल फॉर्म है, ठीक है ना उसमें। अब द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन ऑटोनोमस एंड परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। हिंदी में लिखेंगे भारत निर्वाचन आयोग या कि भारतीय निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त ऑटोनोमस, स्वायत्त और स्थायी संवैधानिक निकाय है, स्थायी संवैधानिक निकाय है। अब लिखेंगे स्टैब्लिशमेंट, स्थापना,
इस्टेब्लिशमेंट स्थापना, लिखेंगे उसमें अब 25 जनवरी 1950 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई इसकी, अंडरलाइन कर लेना, कोष्टक बना लेना, जो भी करना होगा। 25 जनवरी 1950। चलिए लिखना चालू करिएगा उसमें अब, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन टू दी लोकसभा, ईसीआई की बात कर रहा हूं मैं अभी। दो प्रकार के इलेक्शन की बॉडी होती है आपकी उसमें, अब ईसीआई होती है जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, और एक होता है आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है ना। उसमें एसईसी, मैं फिर से समझा दे रहा हूं चीजों को लेके, अभी आगे लिखवा भी रहा हूं लेकिन यहां समझा रहा हूं। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है ये है हर राज्य का होगा, और एक होता है आपके पूरे देश के लिए जिसे आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोला जाता है, भारतीय निर्वाचन आयोग। अब देखिए जो ये होगा आपका, ये जो इलेक्शन कराएगा वो इलेक्शन कराएगा किसके, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, समझ लेना बात से, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा। बात समझ में आई। तो अब इलेक्शन बचा कौन सा, फिर इलेक्शन सिर्फ एक बचा, कौन सा, म्युनिसिपैलिटीज और पंचायती राज, जिसे आप लोकल बॉडीज कहिए, उसका इलेक्शन ये लोग कराएंगे। मैंने क्या बोला, बात समझ में आ गई उसमें अब चीजों को लेके, कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव होगा, राज्यसभा का चुनाव होगा, राज्यों की विधानसभा का चुनाव। सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है, राज्यों की विधानसभा का चुनाव एग्जांपल के तौर में मुख्यमंत्री बनाना है आपके, कहां पे, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, कहीं पे भी। तो जब देखिए इसका नाम क्या है आपके, स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग, लेकिन राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव कौन कराएगा, भारत वाला जो मात्र एक है। बात समझ में आ रही है, ये हर राज्यों में है। तो फिर ये क्या करेगा, ये लोकल बॉडीज होंगी जो आपके पंचायत के चुनाव होंगे और म्युनिसिपैलिटीज के होंगे, वो इसके द्वारा कंडक्ट कराए जाएंगे। क्लियर हो गई बात। चलिए लिखिएगा उसमें अब, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन टू दी लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया, हिंदी में लिखेंगे, भारतीय निर्वाचन आयोग लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव कराता है। लोकल बॉडीज, म्युनिसिपैलिटीज छोड़ के सब लिख दो, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सबके इलेक्शन करा दो इससे, राज्यों की विधानसभा। लिख दिया, सब लिख दिया। अगला लिख रहा है उसमें अब, पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटीज इलेक्शन कंडक्ट, पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटीज इलेक्शन कंडक्ट बाय दी स्टेट इलेक्शन कमीशन, पंचायती राज और नगर पालिका के चुनाव, पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटीज इलेक्शन कंडक्ट स्टेट इलेक्शन कमीशन, पंचायती राज और नगर पालिकाओं के चुनाव, नगरों के चुनाव लिख देना, वैसे जो भी लिखना है, पंचायती राज और नगरों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग, एसईसी, स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग। क्लियर हो गया, बिल्कुल डाउट में मत रहना, वहां तुक्का मत मार देना। सबसे बड़ी गड़बड़ी वो जाके यही होती है कि राज्यों की विधानसभा के चुनाव भी आदमी किससे कंडक्ट करवा देता है जाके, अब स्टेट इलेक्शन कमीशन से, बिल्कुल नहीं।
स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो भी निर्वाचन होगा वो किसके द्वारा होगा, ईसीआई के द्वारा, ठीक है ना, उसके इसके द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। चलिए अब मेंशन करिएगा उसमें अब आर्टिकल 315, ये सॉरी आर्टिकल 324, आर्टिकल 324 लिखिएगा उसमें अब कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ नेशनल एंड स्टेट लेवल इलेक्शन आर टू बी डायरेक्टली हैंडल्ड बाय दी ECI, अब बार बार फुल फॉर्म नहीं बोलूंगा, हैंडल्ड बाय दी ECI, हिंदी वाली लिख लें उसे अब अनुच्छेद 324 लिखेंगे उसमें अब अनुच्छेद 324 के द्वारा निर्वाचन पोस्टर में लेंगे राष्ट्रीय और राज्य, अनुच्छेद 324 के द्वारा निर्वाचन राष्ट्रीय और राज्य इलेक्शन कमीशन भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा कंट्रोल या नियंत्रित किए जाते हैं। चलिए अगला लिखिएगा उसमें आर्टिकल 325 अनुच्छेद 325। चलिए पहले समझा देता हूं फिर तो अब देखिए अब क्या होगा, जैसे फिर कहानी पे पहुंच के चीजों को लेके उसमें अब जैसे ही आपका अपने यहां मैंने एक चीज आपको याद होगा चीजों के लिए बताया था, मैंने ये बताया था आपको कि लॉ के सामने आपके सबके समान होने की बात का सबसे अच्छा एग्जांपल जो होगा वो वोटिंग राइट्स होगा उसमें। अब जो आपका वोट कितनी एज के बाद वोट डाल सकते हैं और कब तक डाल सकते हैं, क्या है मैक्सिमम एज क्या है ना, जब तक आपके कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है उसकी, ठीक है ना, मिनिमम है आपके। अब हुआ क्या चीजों को लेके उसमें, अब जैसे ही आपका क्या होगा आपने वोट डाला तो वोट डालने के बाद चीजों को लेके आर्टिकल 325 और 326 जो डील कर रहे हैं वो जनरली आपके 326 जो डील, पहले तो 325 समझिए, किसी भी व्यक्ति को वही 5 कंडीशन फिर पहुंची चीजों को लेके उसमें, अब धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, जितनी भी चीजें हैं सिंपल तौर पे किया जाए, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्लियर? इसीलिए आपका क्या होगा चीजों को लेके, कोई भी व्यक्ति, अब वो 17 साल वाला वोट देने चला जाए वो एक अलग बात है उसमें। अब अच्छा साइंस पढ़ी है, कौन सी स्याही यूज की जाती है उसमें, अब वोटिंग देने जाते हैं तो स्याही लगाते हैं ना एक उसमें, अब कौन सी, नाइट्रस ऑक्साइड, हंसाने वाली गैस, गजब मैडम, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है ना, उसमें मुझे लगा हंसाने वाली गैस बता रही हैं आप कि लगा दिए उसमें हंसते रहो वोट देते जो उसमें, अब सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है ना उसमें, इसीलिए आपको वो स्याही लगाई जाती है। तो कहने का मतलब यही कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी आधार पर, कहते हैं देश के कुछ राज्य ऐसे हैं आपके उसमें अब चीजों को लेकर, शायद छत्तीसगढ़ का ही कोई आपका क्षेत्र जहां पे मात्र 2 वोटर हैं, ओनली 2 वोटर, फिर भी चीजों के लिए वहां जाके वोट लिया जाता है उनका, ऐसा नहीं है चीजों को लेकर उनको नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। तो वोटिंग राइट सबके लिए इक्वल है और आपके एक व्यक्ति का एक वोट ही काउंट होगा। अभी कुछ दिन पहले चर्चा चली थी आपके उसमें, अब आपने देखा होगा चीजों को लेके इसका विवाद हुआ है उसमें कि कई व्यक्ति अलग अलग फर्जी वोटर आईडी बनवाए हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो एक आदमी एक जगह से ही वोट डाल सकता है, ठीक। अब उसके बाद आर्टिकल 326 जो कहेगा आपके वयस्क मताधिकार की बात कर रहा है, मतलब क्या कि आपके 18 वर्ष से ऊपर कोई भी व्यक्ति होगा वो जाके आपके क्या कर सकता है, जाके वोट डाल सकता है चीजों के लेके उसमें। अब डाला किसी ने अभी तक वोट, किसी ने कोई वोट डाला है, किसी ने कोई वोट ही नहीं डाला उसमें। अब 18 प्लस तो सब हो गए हैं उसमें, अब तो कोई है अभी कम है उसमें, अब जनजी से भी कोई कम हो गया क्या उसमें, अब कौन कम हो गया ऐसा उसमें, अब मतलब सब तो 18 प्लस तो होंगे ना उसमें। अब तो वोट किसी ने नहीं डाला उसमें अभी तक उसमें। अब वोटिंग राइट्स का सबसे बड़ा उल्लंघन है उसमें ये, ठीक है ना, वोट डाला करिए उसमें। अब हर जगह लिखा रहता है वोट डालिए, खुद वोट नहीं डाल रहे हैं उसमें, अब छुट्टी मना लिए उसमें। अब बिल्कुल वोट डाला करिए, क्या होता है उससे, अब आप अपने लीडर को जाके चुनेंगे उसमें। अब आजकल तो चीजों को लेकर अब आपके इलेक्शन कमीशन ने एक और ला दिया, क्या लाया है, कौन सा टर्म, नोटा, क्या फुल फॉर्म है,
नन ऑफ दी एबव मतलब हम किसी को नहीं चुन रहे हैं उसमें, ठीक है ना, वो भी ऑप्शन है। तो इसीलिए क्या है, तो वोट डालिए। और ये जो इलेक्शन कमीशन है, अब ये काम क्या करेगा, इसका काम क्या होगा, चुनावों की तारीखों की घोषणा करना कि कब चुनाव कराए जाएंगे। किसी भी पार्टी को, आपको याद करिए फिर से, आपका मैंने बोला था जब कोई भी सदस्य डिस्क्वालीफाई होता है, उसको डिस्क्वालीफाई किसके द्वारा किया जा रहा था, आपके राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन सिफारिश किसकी लग रही थी, आपके इसी इलेक्शन कमीशन की। तो आप जब भी चुनाव लड़ेंगे तो इनके पहले आप एक जानकारी भरेंगे, हलफनामा भरेंगे, आप पूरी जानकारी कि मेरे पास इतनी चल संपत्ति है, इतनी अचल संपत्ति है, इतने पैसे हैं, इतने क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं, जितनी भी चीजें डेटा जाएगा उनके पास। आप कुछ राशि जमा करेंगे चुनाव लड़ने से पहले, वो सब लिखाऊंगा। 10,000 रुपए की, अगर आपने कुछ सर्टेन परसेंटेज वोट नहीं पाया तो आपके 10,000 डूब गए उसमें यार। दूसरा, आपको क्या होगा, आपको उम्र वाली कंडीशन को तो आपको पता ही है, 25, 30 और 35 वाली, उसमें अब यह फुलफिल जो क्राइटेरिया होगा वो किससे होता है, आपके फॉर्म से ही होगा। दूसरा, अगर किसी भी पार्टी के पास कोई भी चुनाव चिन्ह नहीं है तो निर्वाचन आयोग द्वारा इनको चुनाव चिन्ह दिया जाएगा उसमें, अब किसी पार्टी को। ऐसा ही आपके जैसे भी आपके क्या होगा, उसके बाद आपने ये सुना होगा उसमें अब कि इनके द्वारा आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया जाता है। 48 घंटे पहले, चुनाव के पहले आपने सुना होगा कि आप क्या कर सकते हैं, कोई भी नेता ऐसा कोई भी बयान नहीं देगा आपके जो दूसरे के लिए क्या हो, आपके दूसरे की आपके हानि कर रहा हो, उसकी प्रतिष्ठा को। चुनाव के पहले अगर ऐसा होता है कि जैसे वो बता रहे थे उस दिन भाई साहब कि अगर दारू बट रही है, मदिरा बट रही है, तो आपके इलेक्शन कमीशन से लोग जाके शिकायत करेंगे कि साहब ये देखिए, इलेक्शन कमीशन उसमें निर्णय लेगा। तो जितने भी ये कार्य हैं आपके, ये सब के सब इलेक्शन कमीशन करेगा। और यही आपका जो है आर्टिकल 324 से लेकर 330 तक के बारे में बताया गया है उसमें, ठीक, जो हम अगली क्लास में देखेंगे उसमें, क्योंकि अभी चालू कर दूंगा 330 तक जाएगा नहीं उसमें। चलिए, किसी कुछ पूछना है, किसी को डाउट आ रहा हो, कहीं से भी डाउट आ रहा हो, कुछ भी आर्टिकल टू बताइए, पढ़िए क्या है, बताइए आर्टिकल 263 क्या है। बताइए 263 क्या है। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद की अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय, ठीक है। और यही है, देख लिया आपने, पहले आप देख लीजिए, आपका क्वेश्चन है। कहाँ लिख दिया है आपने ऐसा उसमें, अब सर वो समझ नहीं आज तो लिखा है प्रोविजन रिगार्डिंग इंटर-स्टेट काउंसिल द प्रेसिडेंट में इफ ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट सच ए काउंसिल इज नेसेसरी फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ। अब समझिए, अगर दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य कोई विवाद हो जाएगा उसमें, अब किसी टॉपिक को लेके, तो इसको सुलझाने के लिए राष्ट्रपति क्या कर सकता है, एक आपकी काउंसिल बना सकता है, जिसके पास दोनों राज्य जाएंगे और अपने अपने मुद्दे रखेंगे और ये काउंसिल वहां पे डिसीजन दे देगा। जैसे मान लीजिए किसी बात को लेकर कोई लड़ाई हो रही है दो राज्यों में, गुजरात के बीच और महाराष्ट्र के बीच, तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि आप इनके पास जाएं, एक काउंसिल होगी जिसमें मेंबर होंगे और वो आपको उसके बारे में निर्णय दे देंगे उसमें। ये और किसी कुछ, और कोई आर्टिकल। चलिए, धन्यवाद।